मेरा नाम रिचा है। मेरा पति विदेश जाने लगा तो अपनी 15 साल की बहन की जिम्मेदारी मुझे सौंपकर चला गया था। मैंने उसकी जल्द ही एक गरीब बूढ़े आदमी के साथ शादी करवाकर उसे चलता कर दिया था और पति को बताया कि मैंने तुम्हारी बहन की शादी बहुत अमीर परिवार में कर दी है। मेरा पति ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ था। फिर जब मुझे पता चला कि मेरा पति वापस आ रहा है, तो मैंने घर में नौकरों से कह दिया था कि खबरदार, मेरी नंद को आज घर में ही हरगिज मत आने देना, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो फटे पुराने कपड़ों में यहाँ आए और तमाशा बनाए। इस तरह रात को जब मेरा पति आया तो मुझे बोला कि तुम्हारे लिए बाहर स्पेशल वाला गिफ्ट लाया हूँ। मैं बहुत ही खुश हुई और जब मैंने गिफ्ट खोला तो मेरी चीख निकल गई। मैं भागने लगी, मगर मेरे पति ने, जब वो विदेश जा रहा था, उसने मेरी तरफ देखा। उसकी वही नजरें जो कई सालों से मेरा सब कुछ थी। उस दिन उसकी आंखों में बस एक ही परेशानी थी, उसकी छोटी बहन, वो बच्ची जिसे उसने अपने माता पिता की मौत के बाद माँ और बाप दोनों बनकर पाला था। वो मुझे उसकी तरफ इशारा करके बोला कि ये तुम्हारी अमानत है। मेरी गैर मौजूदगी में इसके माँ बाप अब सब तुम ही हो, बस तुम इसे संभाल लेना। मैंने आंखों में कुछ कतरे सजाकर हाँ कर दी। शायद वो यही समझ रहा था कि मैं सच में उसकी बहन को जान से ज्यादा समझूंगी, लेकिन नहीं, मेरे दिल में तो कुछ और ही चल रहा था। उसके जाने के बाद घर का सुकून कुछ दिनों तक बोझल सा लगा। लड़की खामोशी से मेरे साथ किचन में घूमती थी, कभी सवाल करती थी, कभी हाथ बटाने की कोशिश करती थी। शुरू शुरू में मैंने उसे बहुत बर्दाश्त किया था, फिर वो मुझे बोझ लगने लगी थी। एक दिन उसने कहा कि भाभी, भैया का फोन आए तो मुझे जरूर बुला लेना, मुझे उनसे बात करनी है। और सबसे जरूरी बात यह है कि मुझे उनसे अपनी पढ़ाई के बारे में पूछना है। उसकी सादगी पर मुझे हंसी आती थी। मैंने हंसते हुए कहा कि अभी तुम छोटी हो, मगर घर के काम सीख जाओ, पढ़ाई बाद में हो जाएगी। उसकी आंखों में मासूम सवाल तैर गए थे, जो मैंने अगले ही लम्हे नजरअंदाज कर दिए थे। पहली बार मैंने उसे खाने से मना किया था। खाने की टेबल पर सबके लिए एक जैसा खाना होता था, मगर उसके सामने बचा कुचा ठंडा खाना रखा जाता था। नौकरानी अगर बीच में इंटरफेयर करती तो मैं उससे कहती कि देखो, इस लड़की की तो सिंपल जिंदगी की आदत डालनी ही है, ज्यादा नखरे करवाऊंगी तो कल को मेरे ही मुंह पर चढ़ जाएगी। मगर बच्ची कुछ नहीं कहती थी। उसका नाम पिंकी था। वो सिर्फ नजर झुका लिया करती थी। पिंकी ने एक दिन मोबाइल निकाला और कहने लगी कि भैया से बात करनी है। मैंने कहा कि मोबाइल मुझे दे दो, वैसे भी तुम्हारे भैया बहुत बिजी हैं, मेरे पास अभी उनसे तुम्हारी बात करवाने का टाइम नहीं है। उस रात मैंने उसका पुराना मोबाइल निकालकर तोड़ दिया और कांटेक्ट का हर रास्ता बंद कर दिया। कुछ दिनों के बाद वो स्कूल जाने की जिद करने लगी। उसका कहना था कि भैया ने कहा था कि मेरी पढ़ाई रुकेगी नहीं। मैंने सख्त शब्दों में जवाब दिया कि तुम्हारे भैया बाहर हैं और घर की सारी जिम्मेदारी मेरे हाथ में है, जैसा मैं कहूंगी वैसा ही होगा। इस पर उसकी जुबान बंद हो गई थी, लेकिन आंखों में वो सवाल जैसे जम सा गया था। एक दिन मैंने नौकरानी को बुलाया और कहा कि पिंकी को किचन की सफाई, बाथरूम धोना, झाड़ू लगाना, सारे काम सिखाओ। ये काम करेगी तभी कुछ बनेगी। नौकरानी ने हिचकिचाते हुए पूछा कि मालकिन, ये तो बच्ची है, अभी भला ये क्या काम करेगी। मैंने उसे फौरन ही घूर कर देखा और कहा कि ये सब उसकी परवरिश का हिस्सा है, और वैसे भी घर में रहकर मुफ्त की रोटी तोड़ने से तो बेहतर है कि कुछ सीख ही ले। पिंकी दिन ब दिन खामोश होती जा रही थी। पहले वो मुझसे बातें करती थी, अब सिर्फ मेरी आंखों से हुक्म पड़ती थी और सर झुकाकर काम किया करती थी। एक रात मैंने उसके कमरे की लाइट ऑफ करने के बाद खिड़की से झांक कर देखा तो वो अपने भाई की तस्वीर हाथ में लेकर चुपचाप बैठी रो रही थी। मैंने दरवाजा खोला और कहा कि ये क्या नाटक है, क्या कर रही हो? सोने का टाइम है और ये रोना धोना बंद करो। तुम्हें अपने भैया की फिक्र है तो काम में ध्यान दो, वो तुम्हारी ऐसी हरकतों से खुश होंगे। उसने जल्दी से अपनी आंखें साफ कर ली थी और बिस्तर पर लेट गई। अगली सुबह उसने नाश्ता बनाया, मेरी मदद की, लेकिन चेहरे पर थकान और दिल में कंफ्यूजन साफ नजर आ रही थी। जब वो किचन से बाहर निकली तो नौकरानी ने मुझसे कहा कि मालकिन जी, पिंकी तो बहुत ही खामोश हो गई है, उसका दिल बहुत उदास है। मैंने सख्ती से कहा कि दिल दुखे या टूटे मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, घर का काम ठीक होना चाहिए बस। इसके बाद मैंने नौकरों को हुक्म दिया था कि अगर वो लड़की कुछ उल्टा सीधा करे तो मुझे फौरन खबरदार कर देना। मेरे लिए वो कोई अमानत नहीं रही थी, बस एक जिम्मेदारी थी जिससे मुझे छुटकारा हासिल करना था। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो शायद उस दिन से मेरे पापों की शुरुआत हुई थी। उस दिन से जिस दिन मैंने उसकी तरफ बढ़ा हुआ हाथ थामकर उसे माँ बनकर संभालने का वादा किया था
और अगले ही लम्हे उस वादे को तोड़ दिया था। उस दिन दोपहर को मैं किचन में बैठी चाय पी रही थी, जब मोहल्ले की एक सबसे ज्यादा बातें करने वाली औरत शिल्पा जी आईं, जिसे दूसरों के घरेलू मामलात में टांग अड़ाने का बहुत शौक था। वो बैठते ही कहने लगी कि मुझे तुमसे एक बात कहनी है, लेकिन दिल बड़ा करना पड़ेगा। मैंने कहा, बताओ क्या बात है, मैं सुन रही हूँ। उन्होंने चाय का घूंट लेकर कहा कि एक बूढ़ा जान पहचान का है, उसकी पत्नी मर चुकी है, अकेला है, उसे घर संभालने वाली पत्नी चाहिए। तुम्हारी नंद को वैसे भी यहाँ कोई खास काम तो है नहीं, तुम्हारे लिए बोझ ही है, क्यों ना। मैंने बात काटते हुए कहा, उम्र क्या है उसकी। उन्होंने कहा कि लगभग 60 साल के आसपास होगी, मगर घर उसका है, गाड़ी भी है, अकेला है, तुम्हारे लिए भी आसानी हो जाएगी, पुण्य का काम है। मैंने चुपचाप सर हिला दिया था, जैसे कुछ सोच रही हूँ, मगर अंदर ही अंदर दिल में एक फैसला कर चुकी थी। अगले दिन मैंने पिंकी को नाश्ता बनाने का कहा। वो जैसे ही प्लेट टेबल पर रखकर जाने लगी, मैंने कहा, इधर बैठो, तो वो खामोशी से मेरे पास बैठ गई थी। मैंने कहा, तुम्हारी किस्मत खुलने वाली है, तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है, बहुत ही अच्छे घर का है और बहुत ही शरीफ लड़का है। वो मेरी बात सुनकर एक पल के लिए हैरानी से मेरी तरफ देखने लगी थी, फिर बोली, भैया को अपने इस बारे में बताया है भाभी? वो कहते थे कि मेरी शादी वो खुद करेंगे। मैंने हंसते हुए कहा कि यही तो सरप्राइज है तुम्हारे लिए, वो वापस आकर खुश हो जाएंगे। उसने सर झुका लिया था और सिर्फ इतना कहा कि अगर आपको ठीक लगता है तो ठीक है भाभी। मैंने अगले ही दिन शादी की तैयारी शुरू कर दी थी। न किसी रिश्तेदार को बुलाया था, न किसी मोहल्ले वाले की परवाह थी। शिल्पा जी पंडित जी को ले आई थी और फिर इस तरह मैंने पिंकी को अच्छी तरह से तैयार कर दिया था। मैंने उससे कहा था कि तुम घूंघट में ही रहना, किसी के सामने घूंघट मत खोलना, इसमें तुम्हारी ही भलाई है। उस दिन उसके होठ बंद हो गए थे और आंखों में उलझन थी, मगर उसने सवाल नहीं किया। शादी की रस्म इतनी सिंपल थी कि जैसे कोई सौदा तय हो रहा हो। सब कुछ खामोशी से हो गया था। बूढ़े ने हाथ बढ़ाया तो पिंकी ने झिझककर अपना हाथ पीछे हटाना चाहा। मैंने उसके कंधे पर दबाव डाला और कहा कि ये तुम्हारा भाग्य है, शुक्र करो कि इज्जत से तुम्हारी शादी हो रही है। उसकी शादी संपन्न हो चुकी थी और अगले ही घंटे पिंकी को उसके नए घर भेजने की तैयारी शुरू हो गई थी। उसी शाम जब मैं उसका सामान पैक कर रही थी, वो पास बैठकर खामोशी से मुझे देखती रही, फिर धीरे से कहने लगी कि भाभी, एक बार भैया से बात करवा दो, सिर्फ एक बार। वो मेरी शादी की खबर सुनकर खुश हो जाएंगे। मैंने उसे टोकते हुए कहा कि मैं उन्हें खुद बता दूंगी, इस समय इस बारे में बात करना ठीक नहीं है। कल वो खुद फोन करेंगे और वही तुम्हें आशीर्वाद देंगे। उसने कोई बहस नहीं की थी, बस सर झुकाकर बैठ गई थी। जैसे ही वो गाड़ी में बैठने लगी, उसने अपने भाई का नंबर मिलाया। मैंने फौरन उसके हाथ से फोन छीन लिया था और कहा कि तुम्हें अभी तक समझ नहीं आई है, ये तुम्हारी नई जिंदगी है, पुरानी बातें भूल जाओ। भाई की मोहब्बत में जो कुछ मिला था वो सब कुछ खत्म हो चुका है। वो दंग रह गई थी, खामोशी से बैठी रही और फिर गाड़ी का दरवाजा बंद हुआ और वो खामोशी से निकल गई थी। 2 दिन के बाद उस बूढ़े की बेटी घर आई और मुझसे कहने लगी कि आपने मुझे नहीं बताया था कि ये लड़की इतनी छोटी है, न उससे खाना बनाना आता है, न अपना मुंह खोलती है। पिताजी को तो उससे बात करना भी मुश्किल लगता है। मैंने हंसते हुए कहा, शुरू में सारी लड़कियां ऐसी ही होती हैं, धीरे धीरे सब सीख जाएंगी। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि वो वहीं पर सेट हो जाए, कभी वापस ना आए। बस अब वो हमारे रास्ते से हट गई है। उसके बाद मैंने उसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया था। शिल्पा जी ने कहा कि क्या सच में कोई एतराज नहीं हुआ पिंकी को? मैंने कहा, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि वो तो बहुत खुश है, और अगर कुछ हुआ भी तो मुझे क्या, मेरी जिम्मेदारी तो खत्म हो गई है। मैंने अपने पति को अगले ही दिन फोन किया और बड़ी खुशी से बताया कि आपकी बहन के लिए एक अच्छा रिश्ता आया था। मैंने तुम्हारी बहन की शादी कर दी है, बहुत अच्छे और शरीफ लोग हैं। उन्होंने खुश होकर कहा कि चलो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुमने मेरे गैर मौजूदगी में जो मेरी बहन के साथ किया, उसका बदला मैं कभी नहीं दे सकता। मैंने झूठ के अंदर सुकून तलाश करने की कोशिश की थी, लेकिन अंदर कहीं एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ गलत हो चुका हो, जिसे ठीक करने का कोई रास्ता नहीं बचा हो। दोपहर के समय मेरे मोबाइल पर वीडियो कॉल आई थी। विदेश के नंबर को देखकर मेरा दिल धड़क गया था। मुझे चेहरे पर सुकून भरी नरमी लानी पड़ी, मगर दिल बेफिक्र नहीं था। मेरे पति चेतन ने हंसते हुए पूछा कि कैसी हो तुम, और सब ठीक है ना? मैंने सर हिला दिया था। फिर वो असल बात पर आ गए थे। उन्होंने कहा, और मेरी बहन पिंकी, वो कैसी है? वो अपनी ससुराल में खुश है ना? मैंने एक लम्हे को सांस रोकी, फिर मुस्कुराकर कहा कि तुम बेकार में फिक्र मत करो, वो बहुत अच्छी जगह विदा हुई है। बहुत ही अमीर लोग हैं, इज्जत और दौलत सब कुछ है उन लोगों के पास।
वो रोज़ आपके लिए प्रार्थना करती है, आपको याद करती है और आपका नाम लेती है। उन्होंने स्क्रीन की दूसरी तरफ से अपनी आंखें बंद कर ली थीं और लंबी सांस ली। कहने लगे कि चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। कॉल बंद होने के बाद मैंने लैपटॉप को खोला, सच के हर दरवाजे को बंद करने के लिए। अब झूठ का पूरी तरह से इंतजाम करने की जरूरत थी। मैंने अलग-अलग वेबसाइट से अमीर परिवारों की लड़कियों के फोटो डाउनलोड किए। कोई फाइनल फंक्शन में तो कोई यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रही थी। किसी के हाथ में फूल था तो किसी के कंधे पर शॉल, सब कुछ मेरे काम का था। और इन फोटोज पर मैंने अपनी नंद के चेहरे की फोटो एडिट कर दी थी। मैंने पिंकी के नाम से एक फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाई थी। उसमें ऐसे कैप्शन लगाए कि जैसे वो सच में किसी अमीर परिवार की बहू हो। किसी में लिखा कि मेरे भैया के सपने सच हो गए, तो किसी में लिखा कि सोशल वर्क की शील्ड मिली, भैया के सपने हकीकत बने। और साथ ही वो फोटो अपलोड कर दी। 1 घंटे में पूरी तरह से नकली जिंदगी ऑनलाइन हो चुकी थी। अगले दिन मैंने वीडियो कॉल पर प्रोफाइल अपने पति को दिखाया। उन्होंने फोटो देखकर आंखें फाड़ दी। उन्होंने कहा कि ये मेरी बहन है। मैंने सीरियस होकर कहा कि हाँ, वक्त बदल गया है। उसने अपने आप को संवारा। उसका पति उसे बहुत सपोर्ट करता है। देखो उसकी फोटो एक अखबार में भी छपी हुई है। चेतन तो बहुत खुश हुए थे। तस्वीर की स्क्रीनशॉट लेकर उन्होंने अपने पास सेव कर ली थी। उसी शाम सोशल मीडिया पर फोटो देखकर एक और करीबी रिश्तेदार का फोन आया। उन्होंने कहा कि बेटी के लिए भी उस जैसा रिश्ता ही देखना। जरा पिंकी के पति का बैकग्राउंड तो बताओ। मैंने मजबूती से हंसी हंसी और जवाब दिया, वो मुंबई में रहती है। काफी अच्छे और पढ़े लिखे शरीफ लोग हैं। उनका बहुत बड़ा बिजनेस है। वहां जाकर सब कुछ संभाल लिया है। उन दिनों मैंने पिंकी के फर्जी पति का भी प्रोफाइल बनाया। उसमें उसकी कीमती गाड़ियां, घड़ियां ब्रांडेड कपड़ों में दिखाई। मैंने पिंकी का फर्जी इंटरव्यू भी तैयार कर लिया था, जिसमें वो महिलाओं की आज़ादी पर बात कर रही थी। वीडियो एडिटिंग का एक सस्ता ऐप डाउनलोड किया और एक क्लिप तैयार कर लिया था। मैंने मोहल्ले में भी बातें फैलानी शुरू कर दी थी। कहीं बाहर जाती थी तो एक दो औरतों को कान में बताती थी कि तुम्हें पता है, मेरी नंद का पति बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। अब वो इंडिया में नहीं रहती, बस बल्कि अब लंदन चली गई है। घर में मौजूद नौकरों को भी अच्छी तरह से सलाह देती थी कि अगर कोई भी पिंकी के बारे में पूछे तो सिर्फ इतना कहना कि मालकिन जी ने उन्हें मॉडर्न फैमिली में विदा किया।